प्यारे विद्यार्थियों को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी इस पावन पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाएं, लेकिन सावधानी भी रखें। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमने 11th का जो चैप्टर नंबर 22 है, या हम लेटेस्ट जो एनसीईआरटी की बात करें, लेटेस्ट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 19 है, जिसका नाम बच्चों हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां या रासायनिक समन्वय है। उसमें इस वीडियो के जरिए उस चैप्टर में हम आज बात करने जा रहे हैं बच्चों वृषण तथा अंडाशय की। 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर है 22 ओल्ड एनसीईआरटी में, और न्यू एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 19 है वो क्या है बच्चों, हमारा रासायनिक समन्वय, रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण। तो इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे वृषण तथा अंडाशय की, कहाँ स्थित होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों जननों की। किसकी? जनन। जनन को बच्चों कहते हैं गोनेड्स। क्या नाम दिया जाता है बच्चों जनन को? गोनेड्स। किसे कहते हैं जनन? यानी कि जनन यानी कि गोनेड्स किसे कहा जाता है? तो बच्चों याद हो आपको, हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में बात करते हैं कि इसमें नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो बच्चों जिस संरचना में शुक्राणु का निर्माण होता है और जिस संरचना में मादा में अंडाशय का निर्माण होता है, बस उन्हीं संरचनाओं को जनन कहते हैं। यानी कि वे संरचनाएं, वे अंग जिनमें युग्मकों का या जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मैं लिखूंगा, आपको ये नोट कर लेनी है बच्चों, वे अंग या संरचनाएं, वे अंग या संरचनाएं जिनमें जनन कोशिकाओं यानी जनन सेल्स या युग्मकों, युग्मक को क्या कहते हैं बच्चों हम? गैमीट्स का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। वे अंग या वे संरचनाएं जिनमें किसका निर्माण हो बच्चों? जनन कोशिकाओं का कह दीजिए या कह दीजिए युग्मकों का निर्माण होता है, जनन कहलाते हैं। कॉल्स जनन कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे हम बात करें बच्चों नर में, कि नर में जनन के रूप में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो नर में बच्चों ये होता है वृषण, जिसे हम इंग्लिश में टेस्टिस के नाम से जानते हैं। और बच्चों जो मादा में ये जनन के रूप में काम करने वाली जो संरचना है उसको कहते हैं बच्चों हम अंडाशय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। तो बच्चों युग्मकों का निर्माण जो है, युग्मकों का निर्माण जिस संरचना में या जिस अंग में होगा उसको हम कहेंगे जनन। मादा में बात करें तो ये अंडाशय होता है, और अगर बात करें नर में तो वो होता है वृषण। अब बच्चों युग्मक के रूप में क्या बनता है? तो हम जानते हैं कि जो वृषण है उसमें युग्मक के रूप में बच्चों शुक्राणु का निर्माण होगा। किसका? शुक्राणु का, जिसे हम कहते हैं बच्चों स्पर्म। और जो अंडाशय है, जो कि मादाओं में किसके रूप में काम कर रहा है बच्चों? जनन के रूप में, वो किसका निर्माण करेगा बच्चों? अंडाणु का, अंडाणु, जिसे हम कहेंगे बच्चों ओवम। क्या कहेंगे बच्चों? ओवम। ठीक है। निर्माण किस प्रकार होता है वो सारी कहानी 12th में है। ठीक है, हमें यहाँ एक छोटी सी संरचना के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी? वृषण की। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? वृषण, या जिसे हम नाम देते हैं टेस्टिस। बच्चों ये होता क्या है, नर में उदर गुहा से बाहर की ओर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं बच्चों?
वृषणकोश के नाम से जानते हैं। उस थैलेनुमा संरचना को जो नर में उदर गुहा के यानी कि पेट के बाहर नीचे की ओर जो लटकी हुई संरचना पाई जाती है उसको हम कहते हैं बच्चों वृषणकोश, जैसे इंग्लिश में स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है बच्चों। इस वृषणकोश में एक जोड़ी यानी कि दो क्या पाए जाते हैं बच्चों, वृषण पाए जाते हैं। वृषणकोश में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अब देखिए वृषण की संरचना में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की मैंने संरचना बनाई है। ये इसके अंदर वाली जो परत होती है बच्चों को कुछ इस प्रकार की होती है। ये लीजिए, ये बच्चों पहली आउटर मोस्ट परत है, ये इसकी सेकंड लेयर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है जो इन लाइनों के बीच में है, इस स्थान को कहते हैं बच्चों अंतराली अवकाश। कौन सा अवकाश कहते हैं बच्चों, अंतराली अवकाश। यानी ये वाला भी अंतराली अवकाश है और ये वाला भी। अब देखिए इस अंतराली अवकाश में बच्चों यहां पर एक से लेकर कुछ ट्यूब पाई जाती है, 1 से लेकर 3 तक। ये मान लीजिए मैंने एक ट्यूब बनाई है बच्चों, ये इस प्रकार से 1 से लेकर कितनी, 1 से लेकर 3 तक क्या मिलेंगी, ट्यूब। इन ट्यूब को कहते हैं बच्चों शुक्र जनन या शुक्र जनक नलिकाएं। क्या नाम देते हैं बच्चों, शुक्र जनक नलिकाएं कहते हैं। यानी कि इन शुक्र जनक नलिकाओं के बाहर की ओर एक अवकाश पाया जाता है जिसे कहते हैं हम अंतराली अवकाश। कौन सा अवकाश बच्चों, अंतराली अवकाश। अब देखिए बच्चों इस अंतराली अवकाश में कुछ स्पेशल, कुछ विशेष क्या मिलती है बच्चों, अपने को कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ये जो मैंने येलो कलर से जो कोशिकाएं बनाई हैं बच्चों, इनको लीडिक कोशिकाएं, लीडिक सेल्स या अंतराली कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अंतराली कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और यही वो कोशिकाएं हैं बच्चों जिनके द्वारा नर हार्मोन यानी एंड्रोजन, और एंड्रोजन का एग्जाम्पल कौन है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का क्या किया जाएगा बच्चों, स्त्रवण किया जाएगा। और ये विभिन्न सारे कार्यों को निर्धारित करता है। तो आइए हम इसको समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, किसके जरिए, अपनी एनसीईआरटी के जरिए। देखिए बच्चों ये हम आ गए बच्चों कहां पर, ये हम अपनी एनसीईआरटी की तरफ आ चुके हैं। मैं एक्यूरेट आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूं। आपको यदि नोट्स बनाने हैं तो आप इसको एज इट इज उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, पहली हेडिंग है हमारे पास वृषण की। सबसे पहली हेडिंग वृषण। ये देखिए मैंने आपको संरचना जैसा कि बताया था किसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए ये इसकी आउटर मोस्ट यानी कि बाहरी सतह, बाहरी परत होती है। उसके बाद बच्चों ये सेकंड लेयर है जो अंदर की ओर क्या होगी बच्चों, धसी हुई होगी। ये 12th में संरचना पढ़ेंगे बच्चों इसको हम। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपको जो गैप दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला जो गैप है ये, इसको कहते हैं बच्चों हम अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश में आपको कुछ ये नलिकाएं दिखाई दे रही हैं बच्चों यूं। इन नलिकाओं को हमने कहा शुक्रजनन नलिकाएं, और इसमें अंतराली कोशिकाएं आपको दिखाई अभी नहीं दे रही हैं। ठीक, तो देखिए नर में उदर गुहा के बाहर वृषणकोश में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं, कहाँ होते हैं, उदर गुहा के बाहर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं, वृषणकोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। वृषणकोश को बच्चों क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। दूसरा, वृषण दो काम कर रहा है बच्चों, दो रूपों में काम करेगा। एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग है। वृषण क्या है, वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब बच्चों प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग का जो मतलब होता है वो बच्चों ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मक निर्माण किसका काम करेंगे बच्चों, युग्मक निर्माण का। जैसे मानव नर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वृषण है वो युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करता है। इसलिए प्राथमिक जो जनन अंग है या प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो कौन होगा, अपने पास वृषण होगा। इसी प्रकार अगर मादाओं में बात करें तो अंडाशय वहां पर युग्मक का निर्माण करता है, तो अंडाशय क्या हो जाएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग।
ठीक है। तो वृषण जो है प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में काम करता है, और दूसरा ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं बच्चों? जिसके द्वारा किसका स्त्रवण किया जाएगा बच्चों? हार्मोन का। तो ये दो काम कर रहा है बच्चों वृषण। एक तो ये शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मानव में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और दूसरा काम क्या कर रहा है बच्चों? ये दूसरा काम कर रहा है कुछ हार्मोनों का स्त्रवण किया जा रहा है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं बच्चों, वृषण किसका बना होता है? तो वृषण शुक्र जनक नलिका का, ये बच्चों मैंने जो रेड कलर से बनाई है इसको हम कहते हैं शुक्र जनक नलिका, और भरण या अंतराली ऊतक का बना होता है। और इस जो रेड रंग की संरचना है उसके बाहर जो हमने ऊतक बनाया, ये जो व्हाइट कलर से मैं बना रहा हूं, इसको हमने कहा है बच्चों क्या? अंतराली ऊतक या भरण ऊतक, इंटरस्टेशियल स्पेस, ठीक है बच्चों। तो कितनी संरचनाओं से मिलकर बना है? दो। एक तो इसमें बच्चों क्या है? शुक्र जनक नलिका है, और दूसरा भरण या अंतराली ऊतक है। कितनी चीजें बच्चों? इसमें दो चीजें हैं। अब देखिए आगे कि जो अंतराली या जो लेडिंग कोशिकाएं जो मैंने अभी बताई थी, इस अंतराली अवकाश में जो मिलेंगी, तो अंतराली या लेडिंग जो कोशिका है इस अंतराली स्थान में या अवकाश में उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है बच्चों? ये जो कोशिकाएं हैं, कौन सी वाली बच्चों? ये जो कोशिकाएं बताई हैं हमने अंतराली कोशिकाएं, वो आपको कहाँ मिलेंगी बच्चों? ये मिलेंगी आपको अंतराली अवकाश में। यानी कि अंतराली अवकाश क्या है बच्चों? वो अवकाश जो शुक्र जनक नलिका के बाहर की ओर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अंतराली या लेडिंग कोशिकाएं जो हैं वो इस अंतराली स्थान में उपस्थित होती हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। यहां पर ये जो कोशिकाएं मिलेंगी बच्चों, ये इन कोशिका को कहेंगे हम अंतराली कोशिकाएं। अब ये क्या करती हैं बच्चों? ये जो अंतराली कोशिका है वो एंड्रोजन यानी कि नर हार्मोन, और इस नर हार्मोन या एंड्रोजन का एक एग्जाम्पल कौन है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती हैं। यानी कि जो ब्लू कलर की सेल्स हैं ये वो सेल्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन का क्या करेंगे बच्चों? संश्लेषण या स्त्रावण करेंगे, ठीक बच्चों। ये तो है इसकी नॉर्मल से संरचना। हम 12th में जाके इसकी एक डिटेल संरचना में बात करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों थोड़ा आगे, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन के कार्य की बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन कह दीजिए या एंड्रोजन कह दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि एक्चुअल में एंड्रोजन समस्त पुरुष के हार्मोन जो है, लिंग हार्मोन, उनको मिलाकर कहते हैं। जैसे कि हम बात करें टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। तो इन सबको मिलाकर कहते हैं हम एंड्रोजन। तो पहला काम क्या है टेस्टोस्टेरोन का या एंड्रोजन का? कि नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन। सहायक जनन अंग क्या है? अभी एग्जाम्पल में आ रहे हैं बच्चों। नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन यानी उनके विकास में, परिपक्वन में, और क्रियाओं का नियमन करना। अब कौन कौन से सहायक अंग हैं? एपिडिडाइमिस पहला कौन है बच्चों? एपिडिडाइमिस, जिसे हम कहते हैं बच्चों अधिवृषण के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वृषण के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए वृषण है, तो इस वृषण के ऊपर जो ये संरचना मिलेगी इस प्रकार की बच्चों, ये इस संरचना को हम कह देंगे अधिवृषण, जो इस प्रकार से यूं फैलकर यूं फैली होती है बच्चों, यूं करके, ठीक है। अभी चित्र में बता देंगे। और तो एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। शुक्रवाहिका, ये जो आगे नली जा रही है बच्चों इसको कहते हैं शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी। 12th में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों शुक्राशय, जैसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग आदि जो है वो नर में क्या होते हैं बच्चों? सहायक जननांग होते हैं। क्या होते हैं? सहायक जननांग। कौन है? ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो नर के सहायक जनन अंग हैं। 11th में केवल आपको नाम याद करना है, 12th में डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा, पेशीय वृद्धि यानी मांसपेशियों का विकास का जो प्रेरण है वो कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि यानी चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना। क्रोधात्मकता यानी कि बच्चों गुस्सा की अधिकता हो जाना। निम्न स्वरमान यानी पिच जो है वो क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती। अब पिच का मतलब क्या है? पिच का मतलब होता है बच्चों तारतम्य। पुरुष और महिला की आवाज में जो अंतर होता है उसमें जो महिला की आवाज है वो क्या होती है बच्चों? पतली। मतलब पतली आवाज है उसका पिच लंबा होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? निम्न स्वरमान यानी पिच क्या होगी?
कम होगी तो आवाज क्या होगी, थोड़ी सी मोटी होगी। ठीक है बच्चों, आदि का उत्तेजन, यानी ये सारे जो लक्षण है वो भी किसके कारण है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। शुक्राणु निर्माण की क्रिया में प्रेरक की भूमिका निभाना, शुक्राणु का जो निर्माण होगा 12th में पढ़ना है, उसमें भी कौन भूमिका निभाएगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। CNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है और नर के जो लैंगिक व्यवहार है जिसे लिबिडो कहते हैं को प्रभावित करना, यानी कि नर का जो लैंगिक व्यवहार है उसको प्रभावित करेगा, लिबिडो को। ठीक है, और अगला है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर प्रभाव डालना, प्रोटीन के उपापचय को प्रभावित करेगा ये। साथ में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, उपापचय मतलब हम जानते हैं बच्चों टूटना, यानी प्रोटीन को तोड़ना और बनाने का सिस्टम, कार्बोहाइड्रेट को बनाने और तोड़ने का सिस्टम, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, उन दोनों को मिलाकर कहते हैं बच्चों मेटाबॉलिक यानी उपापचय। तो ये है बच्चों हमारे पास वृषण, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके कार्य। अब बच्चों आगे चलते हैं हम, अब बात करेंगे बच्चों हम, इस स्लाइड पर है हमारा सेकंड ग्रंथि जिसको हम नाम देते हैं अंडाशय, और इंग्लिश में इसे जानते हैं बच्चों ओवेरी के नाम से। अंडाशय कह दीजिए या कह दीजिए इंग्लिश में ओवेरी, आइए जानते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने नर जनन तंत्र में देखा था कि जो वृषण है वो नर में शरीर के बाहर स्थित होते हैं, जबकि जो अंडाशय हैं बच्चों ये शरीर के अंदर स्थित होते हैं। अब देखिए यहां पर आपको ये थोड़ा सा कलर कम दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये एक नॉर्मल अंडाशय दिखाया गया है, नॉर्मल ओवरी, लेकिन यहां पर एक ये साइज में जो है वो एक बड़ा अंडाशय दिखाया गया है और इसे कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। जब इसमें सूजन आती है या इसमें क्रिस्टल पड़ जाते हैं तो इसको नाम देते हैं बच्चों अपन ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, यानी गांठ का पड़ जाना। अब बच्चों देखिए जैसा कि आप जानते हैं अंडाशय है, युग्मक का निर्माण करेगी, तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अनुसार कि मादाओं में उदर में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, उदर में पाए जाते हैं, वृषण उदर गुहा के बाहर थे। ये प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे का निर्माण करते हैं। ये युग्मक क्या है इसके द्वारा जो बनता है, अंडा या कह दीजिए अंडाणु। ठीक है, उसका प्रत्येक मासिक चक्र में प्रत्येक पीरियड टाइम जो है उसमें एक अंडे का निर्माण किया जाएगा। यदि एक बार इस वाले अंडाशय से किया गया है अंडाणु का निर्माण, तो अगले मंथ में इस वाले अंडाशय से क्या किया जाएगा, अंडाणु का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट क्रम में। इनके द्वारा दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का उत्पादन किया जाता है। अब ये ग्रुप है बच्चों, समूह है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो ग्रुप है। किस प्रकार के हार्मोन के ग्रुप हैं बच्चों, स्टेरॉयड हार्मोन के। ठीक है बच्चों, आगे अब देखिए दो प्रकार के हार्मोन है बच्चों हमारे पास। दो प्रकार के हार्मोन में अब हम बात करेंगे सबसे पहले एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन है मादाओं में, और दोनों का जो उत्पादन है वो अंडाशय करता है। तो अंडाशय के भी दो काम हो गए बच्चों, अंडाणु का निर्माण प्लस अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम। नर में भी, वृषण के भी युग्मक का निर्माण, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम। अब देखिए ये क्या करता है, एस्ट्रोजन कहां से निकलता है बच्चों। मैं आपको सबसे पहले अंडाशय की एक बार संरचना बता देता हूं। ये मान लीजिए बच्चों अपने पास अंडाशय है, यहां निश्चित रूप में निश्चित क्रम से यहां पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं धीरे धीरे बच्चों वृद्धि करती हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं मात्र थोड़ा बहुत समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये जो बाहर की तरफ संरचनाएं बनाई हैं बच्चों मैंने, देखिए इसको तो कहेंगे हम मैट्रिक्स। जो मध्य का भाग होगा अंडाशय का उसको कहेंगे हम मैट्रिक्स, और जो बाहर वाला भाग होगा बच्चों इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में जो है बच्चों, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में आपको अंडाशयी पुटिकाएं नजर आएंगी। क्या नजर आएंगे बच्चों, अंडाशयी पुटिकाएं। ये अंडाशय पुटिकाएं क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, विशेष कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं को अंडाणु का निर्माण करना है। अब अंडाणु का निर्माण करना है तो ये स्टेप बाय स्टेप
4 स्टेप से गुजरनी है। कितने से बच्चों? 4 स्टेप से। पहले जो है प्राथमिक पुटिका बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, उसके बाद टर्सरी यानी कि तृतीयक पुटिका बनेगी, और यहाँ पर जाकर जो चौथे नंबर की जो पुटिका बनती है उसको कहते हैं बच्चों हम ग्राफियन पुटिका। क्या नाम देते हैं? ग्राफियन पुटिका। अब ये जो ग्राफियन पुटिका है बच्चों, इसके अंदर एक परिपक्व अंडाणु होता है। 12th की बात करेंगे, 12th में है ये सब, उसको हम 12th में सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता ऑलरेडी, हालांकि मैंने वीडियो बनाया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ग्राफियन पुटिका है बच्चों, इसके अंदर ये बैठा है बच्चों हमारा अंडाणु, जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं वास्तव में। इस अंडाणु को ये क्या करेगी बच्चों? मुक्त कर देगी, और इस अंडाणु को मुक्त करने के बाद ये जो ग्राफियन पुटिका है एक संरचना बनाएगी जिसका नाम होता है बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी एक और श्वेत रंग की संरचना बनाती है बाद में, जिसे नाम देते हैं कार्पस एल्विकेंस। क्या नाम देते हैं बच्चों? कार्पस एल्विकेंस। अब देखिए बच्चों, ये जो पुटिकाएं हैं जो परिधीय भाग में मिलती हैं, ये जो पुटिकाएं हैं सारी की सारी एक हार्मोन का स्त्रावण करती हैं जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोजन। और जब ये क्या बना देगी बच्चों? कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी, तब ये स्त्रावण करेगी बच्चों किसका? प्रोजेस्टेरोन का। तो अंडाशय पुटिकाएं किसका स्त्रावण करेंगे? एस्ट्रोजन का। और जब ये परिपक्व ग्राफियन पुटिका होगी वो अंडाणु को छोड़ेगी, और अंडाणु को छोड़ने के बाद ग्राफियन पुटिका किसमें चेंज हो जाएगी? कार्पस ल्यूटियम में, और तब जाके ये कार्पस ल्यूटियम मुक्त करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लीजिए। 2 भागों में हम अंडाशय को बांटेंगे। बाहर वाला जो भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स में विभिन्न प्रकार की अंडाशय पुटिकाएं आपने को दिखाई देंगी, जिसमें प्राथमिक पुटिका होगी, द्वितीयक पुटिका होगी, तृतीयक पुटिका होगी, और लास्ट में जो आएगी वो होगी परिपक्व ग्राफियन पुटिका। ये सारी की सारी पुटिकाएं मिलकर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, जबकि अंडोत्सर्ग के बाद इस क्रिया को, जो अंडाणु को बाहर मुक्त करने की जो क्रिया है, अंडाणु को जो मुक्त करेगी कौन? ग्राफियन पुटिका। तो अंडाशय से अंडाणु का मुक्त करने की क्रिया को कहते हैं हम अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। तो जैसे ही अंडाणु बाहर निकलेगा ये ग्राफियन पुटिका चेंज हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम किसका स्त्रावण करेगी बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं इसको। इसका संश्लेषण तथा स्त्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रही अंडाशय पुटिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तथा अंड उत्सर्जन के बाद विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। क्लियर है बच्चों? कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगी कौन? ग्राफियन पुटिका। कार्य: द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि। द्वितीयक लैंगिक अंग में बच्चों जैसे नर जनन तंत्र में थे वैसे कि वैसे मादा जनन तंत्र में भी आते हैं। जैसे कि हम बात करें गर्भाशय, अंडवाहिनियां, योनि, स्तन ग्रंथियां, ये सब जो है वो द्वितीयक लैंगिक अंग हैं। उनकी वृद्धि तथा उनकी क्रियाओं का क्या करेगा? प्रेरण करेगा कौन? एस्ट्रोजन। अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्तन, जैसे जैसे ये जो पुटिकाएं बनाएं, जैसे जैसे एस्ट्रोजन निकलेगा वैसे वैसे उनका परिवर्तन होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, यानी पिच जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी? अधिक। पिच अधिक का मतलब है उनका तारत्व जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? अधिक। तारत्व अधिक होगा तो मतलब जो आवाज होगी उनकी बच्चों मादाओं की वो कैसी होती है? पतली। जैसे एक शेर की आवाज मोटी होती है क्योंकि इसका तारत्व बहुत कम होता है, प्रबलता बहुत ज्यादा होती है, लाउडनेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। पुरुष की आवाज की लाउडनेस ज्यादा होती है यानी कि तारत्व कम होता है। तो इसका तारत्व जो है बच्चों पतले होने का गुण कह दीजिए। तारत्व क्या हो जाएगा? पतले होने का गुण। स्तन ग्रंथियों का परिवर्तन, हाँ इसी में आ जाएगा वैसे तो ये द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि। तो स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाएगा बच्चों? परिवर्तन। और अगला क्या है? स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक, यानी कि स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियमन करता है एस्ट्रोजन। नर में कौन कर रहा था ये काम बच्चों? प्रोजेस्टेरोन, सॉरी टेस्टोस्टेरोन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम, और आगे हैं बच्चों लास्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की। स्त्रावण कार्पस ल्यूटियम द्वारा, अभी मैंने आपको समझा दिया था
प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका और लास्ट में ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका से अंडाणु बाहर निकलेगा, इस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। और जो ग्राफियन पुटिका थी वो अंडोत्सर्ग के बाद चेंज हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में, और अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो स्त्रवण करेगी किसका? प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसका कार्य अब देखिए, प्रोजेस्टेरॉन जो है बच्चों वो प्रसव क्रिया में सहायक है। किस प्रकार से बच्चों? देखिए, प्रसव क्रिया में भी हेल्प करती है, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन के कारण जो बच्चों है अपना जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, उसको बनाए रखने का काम करता है। अब ऐसे ये प्रसव क्रिया नहीं आनी चाहिए बच्चों। यहाँ क्या है कि प्रसव क्रिया तो क्या होती है? प्रसव क्रिया होती है बच्चे को जन्म देना। यहां पर हम लिख सकते हैं प्रसवता। हमारी एनसीईआरटी में जहां तक है प्रसवता लिखा हुआ है, तो आप इसको प्रसवता ही नोट करेंगे। प्रसवता का मतलब होता है बच्चों प्रेगनेंसी। इसको बनाए रखने में काम करती है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय अंतः स्तर जो है, गर्भाशय अंतः स्तर, एंडोमेट्रियम को हिंदी में कहते हैं, इसको मोटा बनाए रखता है बच्चों। कैसा? मोटा। और जब तक वो मोटा रहेगा तब तक जो है अबॉर्शन की क्रिया नहीं हो सकती, गर्भपात की क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर प्रसव नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रसवता। प्रसवता को कहेंगे हम प्रेगनेंसी, या हम कह सकते हैं गर्भधारण, ये भी लिख सकते हो आप। गर्भधारण रखने में, गर्भधारणता बनाए रखने में हेल्प करेगा। अगला है दुग्ध ग्रंथियों पर कार्य करता है। दुग्ध ग्रंथियों के विकास को तो प्रेरित किसने किया बच्चों? पहले वाले हार्मोन है, एस्ट्रोजन ने। और ये क्या करेगा? उन पे कार्य करता है, और उनमें दुग्ध संग्रह, और दूध का संग्रह कहाँ होता है बच्चों? कूपिकाओं में, का निर्माण को प्रेरित करेगा। कूपिकाएं अधिक से अधिक बनेंगे तब जाके स्तनों की साइज में क्या आएगा बच्चों? चेंजेस आएंगे। कूपिकाओं के निर्माण में और दुग्ध के स्त्राव में संश्लेषण नहीं कर पा रहा बच्चों, ये बनवाने में हेल्प नहीं कर रहा, ये केवल निकालने में हेल्प करेगा दूध को। ठीक है, ये केवल दुग्ध के स्त्राव में हेल्प करेगा, बाहर निकलने में हेल्प करेगा, ये बनने में हेल्प नहीं कर रहा, दूध के बनने में हेल्प नहीं कर रहा है। उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स याद कीजिए। तो बच्चों ये था आज का 27-28 मिनट का वीडियो, जिसमें हमने बात की है सबसे पहले वृषण की, और उसके बाद हमने बात की बच्चों अंडाशय की। उम्मीद है आप सभी को इस लेक्चर के जरिए बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों, एक लास्ट वीडियो आएगा, उसमें उस वीडियो के द्वारा, उस क्लास के जरिए हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे बच्चों। ठीक है, फिर अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।